हेलो एवरीवन, माय नेम इज छल सिंह भाटी, फिजिक्स फैकल्टी रेजोनेंस कोटा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर, है ना। और वेक्टर का जो है बहुत ही यूज़फुल है अपने फिजिक्स में, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है ना, कितने टाइप के होते हैं वो सारे देखेंगे, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है वो अपन सारी बातें जो है इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर, ठीक है। और वेक्टर जो है वो अपनी, देखो अपन ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अपन के फिजिक्स के जो लॉज है उनको डिफाइन करने में हेल्प करती हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई, है ना, आपको डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी में इसको कर दिया। एक को बोल दिया स्केलर, दूसरे को बोल दिया वेक्टर। एक को बोल दिया आप जो है स्केलर में जाओ और दूसरे को बोल दिया आप वेक्टर में जाओ। अब किसको स्केलर बोला किसको वेक्टर बोला वो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बोला। जैसे स्केलर क्या होता है अभी पता चल जाएगा, तो क्या है ना, स्केलर के डेफिनेशन और वेक्टर के डेफिनेशन पढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा कि दोनों को जो कैटेगरी किया है वो किस बेसिस पे किया है। तो स्केलर जो होता है वो होता है कि स्केलर क्वांटिटी इज, है ना, इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब सिर्फ क्या होगा, सिर्फ नंबर होगा, पीछे जो है उसके डायरेक्शन से अपन कोई मतलब ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसमें कि ये जो है आपका 5, 6, 7 एक पर्टिकुलर नंबर होगा। इट इज स्पेसिफाइड बाय अ सिंगल नंबर अलॉन्ग विद द प्रॉपर यूनिट, है ना, उसकी प्रॉपर यूनिट। जैसे इसके एग्जांपल है आपके मास, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे मास है तो जैसे मास है आपका 5 kg, तो 5 एक नंबर हो गया, तो पीछे उसकी एक स्पेसिफिक आपकी यूनिट हो गई कि वो kg, है ना। तो kg रिप्रेजेंट कर रही है मास को। और मास जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मास को आप जब बताते हैं तो उसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से ही डिफाइंड हो जाएगी, वो सारी आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी। इसके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल जो है मैंने लिख रखे हैं, और भी होते बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, पर यहाँ पे जो है बेसिक आप लिख रखा है। जैसे मास हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो जब डिस्टेंस बताते हो तो सिर्फ आपको बताना कि 5 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर। आपको कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है कि ईस्ट वेस्ट, आपको नॉर्थ साउथ कुछ नहीं बताना आपको, ठीक है। ऐसी बात करें अपन स्पीड की, तो स्पीड में भी जो है आपको सिर्फ बताना है कि कोई भी पार्टिकल जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है किस स्पीड से मूव कर रहा है, तो सिर्फ ये बताना है कि 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब वो किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, वो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें से मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाएगा, डायरेक्शन की नीड नहीं। अगर उसमें डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, जो नीचे पर डिस्कस करने वाला, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर हो जाएगा, ये सारी जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है वेक्टर क्वांटिटीज, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबेज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड वेक्टर्स। क्या बोला इन्होंने बोला है कि ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन है, और साथ में जो है वो किसको फॉलो कर रही है, है ना, ओबेइंग लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। मतलब वो उनका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो होगा वो आपके लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा से होगा। सिंपल जो है आप 2 + 2 जो है जैसे 4 करते हैं मैथमेटिक्स में, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। इनके अलग जो है वो आपके लॉ ऑफ एडिशंस हैं, जो अपन बाद में फर्दर क्लास में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के आपके जो है लॉ ऑफ एडिशन है, तो सारा अपन पढ़ेंगे। तो उसका सब्ट्रैक्शन, एडिशन जो है वो वेक्टर लॉ से होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटीज होगी। स्केलर क्वांटिटीज जो है वो सिंपल आपके, इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है सिंपल अपन मैथमेटिक्स जो अलजेब्रा में करते हैं वैसे कर सकते हैं। कैसे, 5 kg + 5 kg जो है आपका 10 kg हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको वो स्पीड को ऐड करनी है, तो डिस्टेंस को ऐड करना, सिंपल जो है आपका मैथमेटिक्स लगा के आप ऐड कर सकते हो। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है चीज़ें बदल जाती है। इसमें आपको सिंपल जो है लॉ ऑफ वेक्टर, है ना, अलजेब्रा को ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कौन कौन से एग्जांपल होंगे? एग्जांपल हो जाएंगे, फोर्स आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, है ना। इस तरीके से जो है और भी जो है बहुत सारे इसमें आ सकते हैं, ठीक है। अब फोर्स जब भी लगाओ किसी के ऊपर तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि इस डायरेक्शन में लगाया है, आपने पुश किया, पुल किया, दबाया, क्या किया है, वो सब इसको आपको बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट जो है बताना पड़ेगा कि जो है आपको पार्टिकल किस तरफ आपका जो है आपका डिस्प्लेस हुआ, टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, आपका राइट साइड में, आपको लेफ्ट साइड में, जो भी है वो आपको उसकी डायरेक्शन जरूर बतानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से वेलोसिटी है वो भी आपको बतानी पड़ेगी कि पर्टिकुलर जो है आपका व्हीकल जो है किस स्पीड से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपका एक्सेलरेशन जो है, तो अपन देखते हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाते हैं तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर क्यों नहीं लगाते हो, क्योंकि अर्थ जो है नीचे की तरफ खींच रही है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई उसकी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उस पर नीचे की तरफ जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, जी लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मोमेंटम जो है मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो आपका स्केलर है, पर वहां पे जो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। उसकी डायरेक्शन जो है वो आपका v की डायरेक्शन हो जाती है ना। इस तरीके से
अपने का काम आएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, है ना। तो अपने तो फिजिक्स में वेक्टर की तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो सिंपल जो है अपने जितने भी जो मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो वेक्टर आर यूजफुल इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिक्स एंड ज्योमेट्री, है ना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है अपनी मैकेनिक्स की और ज्योमेट्री की वो जो है वेक्टर से ही सॉल्व होती है। जैसे अपने इक्वेशन ऑफ मोशन सारी है, इक्वेशन मोशन में बिना वेक्टर के काम ही नहीं चलेगा, है ना। और पूरी मैकेनिक्स जो एनएलएम है ना, एनएलएम फिक्शन वगैरह, उसमें मेन तो आपका सारा खेल तो डायरेक्शन का ही है, सारा खेल तो आपका डायरेक्शन का ही है। अपन फोर्स के डायरेक्शन निकालते हैं, इस डायरेक्शन में लगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फिर अपन नेट फोर्स निकालते हैं। तो वो अपन को फोर्स की जब तक डायरेक्शन नहीं पता होगी, है ना, जब तक वो वेक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे, ठीक है। वो वेक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो सब कैसे करेंगे जब अपन को वेक्टर का आइडिया नहीं होगा। वेक्टर जो है वो अपनी पूरी मैकेनिक्स में, पूरी काइनेटिक्स में लगती है, ठीक है। कोई बॉडी जो है वो आपने ऊपर थ्रो कर दी, कोई बॉडी आपने वी वेलोसिटी ऊपर थ्रो कर दी, ठीक है। तो इस पे नीचे की तरफ जी लग रहा है, ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। और ये लौट कितने टाइम में वापस आएगी, ये सब सारी कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर रहे हो आप ऊपर की तरफ वेलोसिटी ले रहे हो, नीचे की तरफ जी ले रहे हो। तो जब भी अपन कैलकुलेशन करते हैं, इक्वेशन मोशन अप्लाई करते हैं, तो उसमें साइन कन्वेक्शन का ध्यान रखते हैं कि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे की तरफ जो भी चीज़ें हैं, अगर अपन साइन कन्वेक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लिया तो नीचे की तरफ अपन नेगेटिव लेके चलते हैं। तो ये प्लस और माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे साइन कन्वेक्शन बहुत जरूरी है। ऊपर की चीजें जो है अपन प्लस में ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। और वेक्टर क्वांटिटीज है तो इनमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कितने टाइप के वेक्टर होते हैं, कैसे ये डायरेक्शन ली जाती है, कैसे इन दोनों के बीच का एंगल निकाला जाता है, सारी बातें जो इस चैप्टर में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका छोटा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, है ना। क्या प्रॉपर्टीज आएगी, तो इन एडिशन टू है ना मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जब अपन मैग्नीट्यूड और यूनिट को जब है ना ऐड करते हैं तो क्या होगा, इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो आपकी वेक्टर की आ जाती है। इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और ये जो है जो वेक्टर्स जो हैं वो आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। देयर एडिशन इज कम्यूटेटिव, है ना, इनके जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मीन्स जब आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से ऐड करते हैं या फिर बी वेक्टर और ए वेक्टर को ऐड करते हैं, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो ये इसको फॉलो करता है। तो वेक्टर जो है, वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये कुछ इसकी बेसिक आपकी प्रॉपर्टीज है। आगे और क्या क्या है वो अपन देखते हैं, ठीक है। पहले इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट है अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। क्या आ गया अपना नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वो अपन देख लेते हैं। तो सिंपल जो है कोई भी वेक्टर जो है उसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे v, तो v क्या है, v क्या शो कर रहा है, v कुछ शो ना, v कुछ शो नहीं कर रहा है। देखो जो वेक्टर होता है उसमें दो चीज़ होती है। वेक्टर जो होता है उसमें दो चीज़ होती है। कोई भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर जो है तो उसमें दो चीज़ होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन होगी, है ना। इसमें मैग्नीट्यूड होगा और इसमें डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड जो है उसको अपन मॉड से शो करते हैं, यहाँ पे सिंपल ए से शो करते हैं। इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर अगर बार लगा दिया तो वो क्या है, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर, है ना। उसके ऊपर जो ये जो एरो है, ये बार जो है, ये एरो जो है ये आपका शो कर रहा है उस वेक्टर को, बता रहा है कि जो ए है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये या फिर मॉड लगा दो, यहाँ पे सिंपल ए लिख दूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये या फिर सिर्फ ए, है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को। इसके ऊपर आपका एरो नहीं लगा, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है। और साथ में जो है, साथ में इसकी डायरेक्शन आएगी, है ना। साथ में यहाँ पे अभी डायरेक्शन जो है, मैं सिर्फ यहाँ डायरेक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा कुछ, है ना। तो वेक्टर जो वो आपके दो चीज़ों से मिलकर बना है, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो इसमें आपका मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में कुछ डायरेक्शन आएगी। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी बताएंगे, है ना। डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी बताएंगे। तो ये किसी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए, और यहाँ डायरेक्शन की जगह कुछ आने वाला है, वो अभी जब अपन पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर तब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको अपन ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपना, जैसे एक क्वेश्चन से इसको अपन समझते कि किसी वेक्टर को जो ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो ग्राफ में एक लाइन बनानी है और इसमें एक एरो बनाना है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना, इसकी जो लेंथ है इस एरो की जो लेंथ है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा मैग्नीट्यूड। क्या देगा, मैग्नीट्यूड। तो इस एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देगा, और ये जो एरो है ये आपको देगा डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब ये जो भी क्वांटिटी है ना, उसकी इस लेंथ के बराबर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके है ना, इस तरीके से जो है अपन ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मानते हैं अपन कि एक फोर्स है ना, किसी बॉडी पे एक कोई बॉडी है, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं सेम पॉइंट पे, एक है ना, जो फर्स्ट फोर्स है वो लग रहा है इस पर 10 न्यूटन का,
है ना, और सेकंड फोर्स जो है वो इस पे, चलो इसको 10 की जगह 40 मान लेते हैं, और सेकंड जो है वो 50 न्यूटन लग रहा है। एक लग रहा है 40 न्यूटन का, एक लग रहा है 50 न्यूटन, है ना, 50 न्यूटन का। ये तो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड दिया है सर। अब ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। तो ये लग रहा है आपका टूवर्ड्स ईस्ट, और ये लग रहा है टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो एक कोई बॉडी है जिसपे सेम पॉइंट पे जो है दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक 40 न्यूटन का, एक 50 न्यूटन का। 40 न्यूटन का जो है वो टूवर्ड्स आपका ईस्ट लग रहा है, 50 न्यूटन जो है वो टूवर्ड्स आपका साउथ लग रहा है। तो उसको मैं ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, है ना, वो मैं देखता हूं। अब ये 40 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, ये मैं किसी ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करूंगा वो अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपल सा यहाँ पे कुछ स्केल लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, सिंपल स्केल लेंगे, स्केल यूज करेंगे, स्केल यूज करेंगे, और वो स्केल होगी अपने सेंटीमीटर स्केल। क्या होगी, सेंटीमीटर स्केल। मतलब अपन इस न्यूटन को जो है सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉपी में जब लाइन बनाऊंगा तो लाइन तो मैं कुछ, है ना, मेरा मेजर करने का तरीका स्केल है, तो स्केल में जो सेंटीमीटर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसके। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे, मैं मान लूंगा कि मेरा जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 न्यूटन के बराबर है। मतलब मेरी जो स्केल का 1 सेंटीमीटर जो है वो मैं ऊपर लिख दूंगा कि 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे इसके मैग्नीट्यूड को, 10 न्यूटन फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना, सिंपल सा, तो ये कोई पॉइंट है, कितना फोर्स लग रहा है ईस्ट में, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये आपकी साउथ होती है, इस तरफ वेस्ट होती है, और ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है। ये तो आपको सबको पता ही होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो 40 न्यूटन मींस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन है, तो 40 न्यूटन मींस 4 सेंटीमीटर। तो आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये आपके 4 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और एरो लगाना इस तरफ। मतलब क्या हुआ इसमें कि ये 40 न्यूटन का फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। 40 न्यूटन का जो आपका फोर्स जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे ही जो है बोला 50 न्यूटन का फोर्स जो है सेम पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे जो है एक 50 न्यूटन का फोर्स पे लग रहा है, वो लग रहा है टुवर्ड्स साउथ लग रहा है। तो 50 है ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 50 न्यूटन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो एक आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो बनानी है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है जो रिप्रेजेंट कर रही है 50 न्यूटन को, ये रिप्रेजेंट कर रही है 40 न्यूटन को, वो लग रहा है आपका साउथ में। तो ये हो गया अपना वेक्टर को, है ना, वेक्टर को, दो फोर्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इस तरीके से जो है वो आप कैसे भी कर सकते हैं। या अगर फोर्स की जगह मैं आपको वेलोसिटी दे दूं, एक्सेलरेशन दे दूं, या कोई वैल्यू दे दूं, बोलो, है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आप क्या लेंगे, आप पहले एक स्केल लेंगे जिससे आप उसको जो है वो अपने सेंटीमीटर के मेजरमेंट में उसको ले आएंगे कि वो अगर वो वेलोसिटी है तो 10 मीटर पर सेकंड जो है 1 सेंटीमीटर मान लो, है ना। यहाँ पे 10 की जगह आप कुछ और भी मान सकते हो। आप अगर ये 10 की जगह मानते हो कि मेरा जो 10 की जगह मैं मान लेता हूं 5 न्यूटन के बराबर है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी वैल्यू डबल हो जाएगी। ये सारी वैल्यू डबल हो जाएगी कि जो आपका 5 न्यूटन है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 40 न्यूटन कितने बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 8, है ना। तो क्योंकि 8 5 जा 40, है ना, तो 8 सेंटीमीटर जो है वो आपके 40 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही जो है 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। तो 50 न्यूटन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, अपने 5 न्यूटन के लिए 1 सेंटीमीटर लिया, तो 50 के लिए आपको 10 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो ये जो आपकी लेंथ है वो आपकी डबल हो जाएगी, लेंथ आपकी डबल हो जाएगी। मतलब आप जो स्केल लोगे उस हिसाब से आपको ये सब मेजरमेंट करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे इसको अलग अलग ले सकते हैं। कोई बच्चा इसको 5 से लेगा, कोई बच्चा इसको 10 से लेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, सिर्फ ये जो एरो की लेंथ है ना, वो छोटी है बड़ी आएगी, वो छोटी है बड़ी आएगी। जो 5 लेगा तो उसका जो ये बनेगा, ये आपका 8 आएगा, है ना, 8 सेंटीमीटर लाइन आएगी, और ये आपकी 10 सेंटीमीटर लाइन आएगी। बाकी डायरेक्शन तो ये आने वाली है ना। तो सिर्फ ये जो आपका एरो की जो लेंथ है वो छोटी या बड़ी होगी, वो आपका स्केल पे डिपेंड करता है कि आपने जो है कितने न्यूटन को जो है 1 सेंटीमीटर माना है, 10 को माना है, तो ये जो लेंथ है वो छोटी बनेगी, और 5 को माना है तो आपका बड़ा बनेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये आपको किसी भी ग्राफ पे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। जैसे कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन है आपका कि आपको 6 मीटर, अब 6 मीटर क्या है, 6 मीटर जब तक मैं इसका डायरेक्शन नहीं लिखूंगा तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और जैसे मैं इसके साथ में डायरेक्शन डाल दूंगा 6 मीटर इन 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये आ गया आपका एक मैग्नीट्यूड, और ये साथ में आ गया आपका क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये बताना है कि 6 मीटर जो है वो आपको बताना है कि 60 डिग्री जो है नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में।
अब इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ग्राफ पे सिंपल अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया अपना ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया अपना नॉर्थ, इस तरफ अपना वेस्ट होता है, तो वेस्ट अपन को मतलब है नहीं, साउथ से भी अभी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन को तो नॉर्थ ईस्ट से काम हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट दे रखा है, ठीक है। अब देखो 6 मीटर मीन्स, अब स्केल लेनी पड़ेगी, तो मैंने मान लिया कि 1 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जो स्केल की जो सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। 1 मीटर को जो है मैंने 1 सेंटीमीटर मान लिया, है ना। तो 1 मीटर जो है वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा स्केल, 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगी मेरे स्केल में। मैंने ये मैंने एक स्केल मान ली, ये मैंने अपनी कैलकुलेशन के लिए स्केल मान ली, ठीक है, कि 1 मीटर अगर मुझे लेंथ बनानी है मेरे ग्राफ में, तो मैं उसको मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर है, तो मेरा 1 मीटर को मैं 1 सेंटीमीटर से आपका डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे ही मेरे 6 मीटर है, तो मैं 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दूंगा, वो मेरे 6 मीटर एक डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसको बस आपने सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं, 60 डिग्री नॉर्थ साउथ मतलब 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना 60 डिग्री जाना है आपको। ईस्ट से पीछे वाला जो होता है वहां से जाना है, पीछे वाला जो होता है वहां से जाना है किस तरफ, आगे वाले की तरफ जाना है। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 60 डिग्री, तो ये रहा मेरा ईस्ट, ये मेरा नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 60 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है 60 डिग्री, और ये मेरी जो है वो 6 सेंटीमीटर लाइन मान दी, जो रिप्रेजेंट कर रही है मेरे 6 मीटर को। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इसका वो तो मेरा 6 सेंटीमीटर हो गया, जो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 6 मीटर को, और डायरेक्शन जो है वो ये हो गई ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, तो ये डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन और इससे अपन ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। ऐसे ही सेम एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन, 10 न्यूटन, तो अब ये क्या एक फोर्स है, तो साथ में डायरेक्शन देनी पड़ेगी आपको 30 डिग्री साउथ वेस्ट क्या है आपको जाना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आज पास साउथ वेस्ट है तो ये बना दो, ये लो, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ। कितना बनाना है, 10 न्यूटन बनाना है, तो मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन भी मान सकते हो, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 न्यूटन भी मान सकते हो, या आपके ऊपर होता है क्या स्केल मान रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास पेज बड़ा है तो आपको अगर लाइन खींचने में दिक्कत नहीं है, 10 सेंटीमीटर लाइन खींच सकते हो, तो आप 1 न्यूटन बराबर हो, है ना। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो आपको बस एक 10 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा 10 आपका सेंटीमीटर मतलब 10 आपका न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये आप लाइन खींच सकते हो। अगर आपका स्पेस कम है तो आप बड़ी यूनिट मान लो, 2 न्यूटन मानोगे तो 5 सेंटीमीटर लाइन बनेगी, 2 न्यूटन मानोगे तो 5 सेंटीमीटर लाइन बनेगी, ठीक है। ये चीज है, तो ये आपके ऊपर होता है क्या मान रहे हो आप, स्केल मानना आपके ऊपर है, इसमें कोई आपका वो नहीं है कि यही लेके चलना वही लेके चलना है, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपको अपने सुविधा के अनुसार काम करना है, ओके। जो स्केल ले ली उससे आप देख लेंगे, अगर आपने 1 न्यूटन लिए तो आपकी 10 सेंटीमीटर लाइन बन जाएगी, अगर आपने 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन लिया है तो आपकी 5 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मेन ये 30 डिग्री साउथ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है, वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है 30 डिग्री, तो वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है, वेस्ट से साउथ 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री वेस्ट से साउथ, और ये आपका जो है अगर ये ऊपर लेते हो तो ये आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी, जो रिप्रेजेंट कर रही है आपके 10 न्यूटन को, और डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो है ना। तो 10 न्यूटन का फोर्स जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, 10 न्यूटन का जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये आपका बात है ना, कि जो वेस्ट से साउथ की तरफ लग रहा है आपका 30 डिग्री में 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो है वो अपन है ना, अपन इसको ग्राफ पे जो है ऐसी प्रॉब्लम को शो कर सकते हैं, ठीक है। और चलो और आगे चलते हैं, क्या क्या है अपने, इसके अलावा नोट करके बात लिखने वाली है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज है अपने फिजिक्स में जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो अगर मैं है ना इसको नोट करने वाली बात लिखने वाली है, तो नोट करके जो है वो कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास डायरेक्शन भी है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। तो फर्स्ट जो है वो अपना है इलेक्ट्रिक करंट, आई,
इलेक्ट्रिक करंट जो आई है, अगर आपको याद हो कि किसी वायर में जो है करंट जो है ना, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल में करंट फ्लो होती है, और करंट के पास डायरेक्शन भी होती है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है ना। आई अगर 10 एम्पियर दे रखा है तो 10 एम्पियर का मैग्नीट्यूड भी है, आपको अगर डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वो आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसके पास डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड भी, फिर भी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी जो है इसको अपन स्केलर में लेके चलेंगे, इसको अपन स्केलर में लेके चलेंगे। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाई वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं होती जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड प्लस वो जो है वेक्टर अलजेब्रा है ना, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, जो आपका एडिशन है उसको फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो उसको फॉलो करना चाहिए, करंट उसको फॉलो नहीं करता है ना। सेम ऐसे ही जो है वो आपको एक क्वांटिटी और होती है प्रेशर, एक और होती है क्वांटिटी प्रेशर। प्रेशर के पास आपके डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड है ना 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर जो हमेशा है वो आपको किसी सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, आपको नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, नॉर्मल किसी सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन लगता है, तो उसका डायरेक्शन उसके पास नॉर्मली लगेगा वो, और मैग्नीट्यूड भी होगा उसके पास कुछ 5 पास्कल 10 जो भी होगा, फिर भी ये जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सेम रीजन है कि ये वेक्टर अलजेब्रा को, वेक्टर एडिशन जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और प्रेशर जो है वो दो जरूर याद रखना कि ये कुछ स्पेशल क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, दोनों स्केलर क्वांटिटीज लेके चलते हैं अपन, ठीक है। ओके, फिर आ जाते हैं अपने टाइप्स ऑफ, है ना। फिर अपन पढ़े हैं नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप आ जाता है आपका पोलर, और सेकंड आ जाएगा अपना एक्सियल वेक्टर। तो पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर क्या होता है अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो पोलर वेक्टर क्या होगा, तो विच है ना, ये पोलर वेक्टर जो होंगे तो वो होंगे जिसमें जो क्या होंगे, दिस हैव स्टार्टिंग पॉइंट, क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, दिस हैव स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो ऐसे वेक्टर जिनका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट हो, जो कोई वो कहीं से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर वो उनका कोई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब मैं अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कहीं तो है ना, कहीं से तो स्टार्ट करोगे, कहीं से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट करके यहां तक मान लो, तो ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां से वो तक जहां तक ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इसका फाइनल पॉइंट है, इसके बीच का जो है वो आपको जो इसके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन पर्टिकुलर हो जाएगी कोई, ठीक है। या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब जिससे है ना किसी पे पॉइंट पे लगेगा, जैसे मैं अगर बात करूं फोर्स की बात करूं, तो फोर्स है किसी एक पॉइंट पे लगेगा, तो ये किसी पॉइंट पे अगर फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, इस पे आप है ना इस तरफ भी लगा सकते हैं, इस तरफ भी लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ भी लगा सकते हैं, तो किसी पॉइंट पे जो है कोई एक जो है फिजिकल क्वांटिटी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स के केस में जो है वो अपना हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के, फोर्स जो है किसी पॉइंट के अबाउट लगेगा, और अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या फिर जो है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, तो वो वेक्टर जो हैं वो आपके पोलर वेक्टर्स होंगे। इसमें आपके सारे जो है कौन से, जिसमें इसमें फोर्स आ जाएगा, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, इसमें आपका वेलोसिटी आ जाएगा, इसमें आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलर वेक्टर्स हो जाएंगे। तो सर एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं, तो एक्सेल वेक्टर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, तो एक्सेल वेक्टर की बात करें तो इससे ये वो होंगे जो कोई रोटेटिंग इफेक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस करने की वजह से जो है ना, जो आपका रोटेटिंग इफेक्ट अगर वो कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से है ना, जो आपकी डायरेक्शन आ रही है वो आपकी एक्सेल वेक्टर होती है। जैसे अगर बात करूं मैं टॉर्क की है ना, बात करें अपन टॉर्क की, तो टॉर्क क्या होगा, तो किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट कोई एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है वो आर के अबाउट लग रहा है, तो जो है इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, तो सिंपल जो है ये इस तरीके से आपका रोटेट करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, है ना, इस तरीके से आपका रोटेट करेगा, ये सही रोटेट करेगा ना, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैं
राइट हैंड थंब रूल से जो है इसके डायरेक्शन निकाल सकता हूँ। राइट हैंड थंब रूल से जो है इसके डायरेक्शन निकाल सकता हूँ कि अगर बॉडी जिस तरफ रोटेट कर रही है, अगर मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रख दूंगा तो मेरा थंब जो है रिप्रेजेंट करेगा उस मेरे एक्सेल वेक्टर के डायरेक्शन को, और ये जो है हमेशा जो है उस रोटेटिंग एक्सिस के अलोंग होगा। मेरा एक्सेल वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो रोटेटिंग एक्सिस के अबाउट होगी, और इसके डायरेक्शन जो है अपन राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे कि बॉडी जिस तरफ बॉडी का रोटेटिंग इफेक्ट है उस डायरेक्शन में अगर मैं फिंगर को कल करता हूं तो ये आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, तो अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो मैं कल इस तरफ करूंगा तो थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर की तरफ, है ना। और अगर मेरा कोई बॉडी जो है वो अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो मैं अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज अगर आपको टर्न करूंगा तो मेरा थंब जो है वो इनवर्ट जा रहा है, अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, और ये जो लगेगा वो हमेशा अंदर की तरफ, मतलब आपका एक्सिस के अलोंग होगी डायरेक्शन जो होगी वो रोटेटिंग जो एक्सिस है इसका सेंटर, ये रोटेटिंग एक्सिस है जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उसके अलोंग होगी। और निकालेंगे किससे? राइट हैंड थंब रूल से, कि अगर क्लॉकवाइज होगी तो अंदर की तरफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो बाहर की तरफ आ जाएगी, है ना। तो ये अपने जो हो जाएंगे। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हो जाएंगे मेरे एंगुलर वेलोसिटी, जो मेरा ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, है ना। आपका टॉर्क हो गया, आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, है ना। एल वेक्टर जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो हो गया, है ना। इन सब की जो डायरेक्शन है वो अपन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। और ये सारे जो हैं वो आपके क्या हैं? एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके मेनली पोलर वेक्टर और आपके एक्सियल वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी जो हैं वो आपके वेक्टर्स होते हैं जिनको कुछ सब डिवाइड कर रखा है, कुछ, है ना, क्लासिफाई कर रखा है, उनकी बात कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ डेफिनेशंस, कुछ, है ना, या फिर सब डिवीजन जिनको कैसे क्लासिफाई कर रखा है, तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अपन जो है स्टार डालते रहते हैं और पॉइंट की पॉइंट बात करते रहते हैं, है ना। तो पोलर एक्सियल आ गया, उसके बाद अपन बात करते हैं नल वेक्टर की। नल या फिर इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। अब नाम ही है जीरो वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर होगा? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, है ना। क्या होगा इसका? वेक्टर which have जीरो मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इनडिटरमाइंड होगी, मतलब उसकी अब जीरो वेक्टर डायरेक्शन क्या लोगे? इसको मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लोगे? तो जो डायरेक्शन होगी वो आपके इनडिटरमाइंड होगी। तो वेक्टर विच है जीरो मैग्नीट्यूड, तो वो कौन से वेक्टर होंगे? वो आपके नल वेक्टर या जीरो वेक्टर होंगे। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है, ये, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ आया ही नहीं है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर बार लगा दो या फिर एरो लगा दो, है ना। वेक्टर का मतलब ऊपर एरो लगाना है, तो जीरो इसका मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर, तो ये क्या है? जीरो वेक्टर है। ये नॉर्मल जीरो से अलग है, जीरो वेक्टर नॉर्मल जीरो से अलग होता है। जो नॉर्मल जीरो होता है, वो जीरो, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, पर ये जो जीरो वेक्टर है ये इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, पर ये जो है इसके डायरेक्शन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अभी ये बॉडी स्टार्ट नहीं हुई है, पर ये किस तरह, है ना, किधर भी इसके डायरेक्शन ले सकते हैं। इसके डायरेक्शन आपके, है ना, इसकी हो सकती है, क्योंकि ये जीरो वेक्टर है, इसके ऊपर एरो लगा हुआ है, तो इसकी डायरेक्शन किधर भी हो सकती है, पर ये इसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इसलिए उसको जीरो वेक्टर बोला गया है। तो ये नॉर्मल जो जीरो नंबर होता है उससे अलग है ना। नॉर्मल जीरो नंबर में कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है, पर इसमें आपके डायरेक्शन की बात हो सकती है, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो अपना नल वेक्टर हो जाए, क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुई चलना, पर स्टार्ट होगी तो उसके बाद कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी, क्या ना, या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट जो है वो अपना है यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर। तो नाम ही इसका है, नाम था नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो था। अब यूनिट का मतलब होता है वन, यूनिट का मतलब क्या होता है? वन होता है ना। तो ये क्या होगा? वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड,
है ना, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। और वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड उसका 1 होगा। और डायरेक्शन जो होगी वो पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो मेनली जो यूनिट वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते जाते हैं, तो उसको जो है जैसे मैंने लिखा कोई ए वेक्टर जो होगा, तो ए वेक्टर जो है उसके पास क्या होगी, उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड उसके जो होता है तो उसको ए मॉड से शो करते हैं, तो मॉड मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया। और साथ में जो होगी इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन को कैप से शो किया जाता है। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी वेक्टर का। ये वेक्टर जो है वो किससे मिलकर बना, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। तो ये डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप, इसको बोलते हैं ना, इसको अपन ए कैप भी पढ़ सकते हैं, ए कैप है ना, ऊपर कैप लगी, टोपी लगी है, ऊपर टोपी लगी हुई है। तो ये जो है वो आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो यहां से अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ये जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई कि ए कैप जो है वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो वो ए वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो मतलब ये अगर 1 हो जाए तो जो उसका डायरेक्शन है वो है ना, तो उसके वेक्टर के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि ये आपका यूनिट वेक्टर जो है वो मेनली सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ही काम करता है ना। यूनिट वेक्टर जो है वो आपका डायरेक्शन निकालने में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो जब भी आपको डायरेक्शन निकालनी होगी तो अपन क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर का ही यूज लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड उसके पास होता नहीं है, मैग्नीट्यूड उसके पास है नहीं। तो ये जो ए वेक्टर है वो अपना ए कैप के बराबर है। और ए कैप मतलब ये इसकी क्या बता रहा है, ये उस है ना, ये से ए वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है ना। तो ये वेक्टर जो अपना यूनिट वेक्टर है वो मेनली डायरेक्शन को है ना स्पेसिफाई करने के काम आता है। तो अपन यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बताएंगे किसी भी वेक्टर की, ठीक है। तो इसी में जो है वो आगे आएगा यूनिट वेक्टर में ही जो है इसको आपका क्लासीफाई कर रखा है ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, है ना, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, देखो अपने पास मेनली डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, एक्स वाई जेड, 3 डायरेक्शन है अपने पास, 3 है ना, 3 डायरेक्शन पर लेके चलते हैं, एक्स वाई और ये आपका इसका परपेंडिकुलर। तो एक्स वाई और जेड जो है अपन 3 डायरेक्शन लेके चलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो 3 डायरेक्शन है, तो अगर मेरी कोई क्वांटिटी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है तो मैं बोल दूंगा इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ऊपर की तरफ मूव हो रही है मैं बोल दूंगा वाई डायरेक्शन में हो रही है, और बाहर या फिर अंदर जा रही है तो मैं बोल दूंगा आपको जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब ये तो मैं बोल रहा हूँ एक्स में, वाई में, जेड में। अगर मेरे पास कोई ऐसा कोई यूनिट वेक्टर हो जो मेरा सिर्फ उसको देखते पता चल जाए कि कोई ना कोई जो आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसके डायरेक्शन जो है वो एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का, और वो है अपने पास आई, जे और के, आई कैप, जे कैप और के कैप, है ना, आई कैप ऊपर की तरफ, जे कैप और इस तरफ अपना के कैप, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप जो है वो क्या है मेरे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है, जो मेरे एक्स, वाई और जेड की सिर्फ डायरेक्शन बताने काम आएंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका वही सेम क्वांटिटी आने वाली है। तो 1 का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है सिर्फ डायरेक्शन का। तो आई कैप जिसके पीछे लगा हुआ है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे अगर आई कैप लगा हुआ है तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपकी एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। और उसमें अगर जे कैप लगा हुआ है तो मतलब वो आपके वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें अगर के कैप लगा हुआ है तो वो जो क्वांटिटी है वो आपकी जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल दूं कि जो मेरा फोर्स जो है मैंने बोल दिया कि 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरा किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 10 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड, और पीछे डायरेक्शन क्या है, पीछे डायरेक्शन आई कैप, मतलब हुआ कि वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 10 न्यूटन और वाई डायरेक्शन में लग रहा है मेरा 10 न्यूटन। 10 आई कैप मतलब आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि ये फोर्स जो है वो आपका एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, और ये जे कैप जो शो कर रहा है मतलब कर रहा है कि 10 न्यूटन का फोर्स जो है आपका वाई डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन बता सकते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं साथ में अगर आपका 10 के कैप भी लगा दो तो मतलब क्या हुआ, ये इस तरफ भी जो है वो 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। मतलब 3 डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, एक्स में, वाई में और जेड में, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपन आई कैप, जे कैप और के कैप जो है मेरे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, जो मेरी एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मेन काम है डायरेक्शन बताना, जो आपका ये बताएंगे, ठीक है। चलिए
इसके अलावा जो है फिर अपना नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट वेक्टर के बाद में जो है वो आ जाएगा अपना इक्वल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। तो नाम ही जैसे इक्वल है, नाम ही इक्वल वेक्टर है, तो क्या होंगे वही आपके इक्वल होंगे, इक्वल वेक्टर्स, है ना। तो those vectors which have equal magnitude, है ना, equal magnitude and same direction, तो वो जो होंगे वो आपके इक्वल वेक्टर्स होंगे। मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। मतलब दो वेक्टर्स अगर जैसे एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर लगाया, एक वेक्टर इधर लगाया, तो इनका जैसे ये इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ए बार है तो इसका भी ए मॉड है, इसका भी ए मॉड है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे जो भी वेक्टर्स होंगे वो आपके क्या होंगे? इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे। वो आपके इक्वल वेक्टर्स हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। कोई बॉडी, दो बॉडी है ए एंड बी, इसकी वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच डायरेक्शन, और इसकी भी है आपकी 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये दोनों क्या है? दोनों वेलोसिटीज क्या है? दोनों वेलोसिटी जो है वो इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी 10 है और दोनों सेम डायरेक्शन लग रही है, ईस्ट में लग रही है, तो मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका, इक्वल आ गया, इसके बाद आएगा लाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर क्या? लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे, ठीक है, मतलब उनकी डायरेक्शन सेम होगी, लाइक वेक्टर क्या होंगे? हो जाएंगे दोज वेक्टर्स, चलो लिख देते हैं, दोज वेक्टर्स विच हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और यहाँ पे जो आपका एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको बनाऊंगा तो एक अगर बड़ा बनाऊंगा तो एक मैं छोटा बनाया, तो ये मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वेक्टर ये बी वेक्टर है, और ये दोनों जो है वो अगर सेम डायरेक्शन में है पर इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये आपके लाइक वेक्टर हो जाएंगे। लाइक वेक्टर है, इसको मैं इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकता, ये मेरे इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका ए इक्वल टू बी, ये ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ये तभी लिख सकता हूं जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और आपके डायरेक्शन भी सेम है। यहां पे सिर्फ डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होगी तो उनको मैं लाइक वेक्टर बोलूंगा, पर मैग्नीट्यूड यहां पे सेम नहीं है। मतलब इक्वल वेक्टर जो है वो मेरे लाइक वेक्टर जरूर होंगे, पर लाइक वेक्टर मेरे इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल वेक्टर के लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, वो मेरी लाइक वेक्टर के लिए जो है सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, जो मेरी इक्वल वेक्टर में होती है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है। पर जो इनका मैग्नीट्यूड है वो आपका डिफरेंट होता है, इसलिए लाइक वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकता, पर इक्वल वेक्टर को लाइक वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन जो है वो सेम होती है, और लाइक वेक्टर के लिए आपको सिर्फ डायरेक्शन सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड तो इनका इक्वल नहीं होता है। तो अगर इसी एग्जाम्पल में मैं अगर यहाँ 10 की जगह अगर 5 कर दूं तो क्या हुआ? डायरेक्शन सेम है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, पर दोनों का अलग अलग मैग्नीट्यूड से लग रहा है। वो है 5 मीटर पर सेकंड से बॉडी मूव कर रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो ये दोनों जो आपके वेलोसिटी वेक्टर है वो आपके लाइक वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ठीक है। ये सही कैसे? नेक्स्ट आ जाएगा अपना अनलाइक वेक्टर। लाइक आ गया, अनलाइक आ गया, है ना। तो अनलाइक में क्या होगा? अनलाइक में होगा आपके, अभी डेफिनेशन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सेम डेफिनेशन होगी। यहां पर जाएगा दोज वेक्टर विच हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, और जो डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब एक इधर और एक इधर। तो ये मैं बना दिया एक ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो लाइक वेक्टर में डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक वेक्टर में डायरेक्शन अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी इक्वल नहीं, यहाँ भी इक्वल नहीं, दोनों में मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, और लाइक वेक्टर मतलब एक जैसे, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अनलाइक मतलब दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन होंगे, एक इधर, ठीक है। तो इसी को अगर मैं ईस्ट की जगह वेस्ट कर दूं, इसी की जगह मैं ईस्ट की जगह वेस्ट कर दूं,
तो क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये आपके अनलाइक वेक्टर हो गया। मतलब डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना अपोजिट वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर को जो है अपन नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं ना। इसका एक और नाम होता है, कई बुक में लिखा होता है नेगेटिव वेक्टर। क्या लिखा होता है, नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ये नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है दोज वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये मेरे इक्वल है ना, इक्वल वेक्टर का जैसा अपोजिट है। इसका नाम ही अपोजिट वेक्टर इसलिए रखा है क्योंकि ये इक्वल वेक्टर का अपोजिट है। इसमें क्या होता है, डेफिनेशन वही बन दोज वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम हो जाएगा है ना, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। तो नाम अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये जो है अपोजिट डायरेक्शन, उसकी वजह से क्या है, ये आपके अपोजिट वेक्टर है। इसको नेगेटिव वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, इसको रिप्रेजेंट करूंगा ये वेक्टर, मतलब ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल, मतलब एरो की जो लेंथ होगी बराबर बनेगी। ए वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ बनाओ, दूसरे की जो बनाओ इस तरफ बनाओ। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ए इक्वल टू बी वेक्टर और नेगेटिव शो करेंगे, इसलिए इसको नेगेटिव वेक्टर भी बोला जाता है। ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी डायरेक्शन को। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर मतलब वो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और माइनस शो कर रहा है आपका डायरेक्शन को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ लग रही है, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। 5 पेज का 10 कर दो, आगे 10 कर दो। तो एक जो बॉडी है बी वाली, वो 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी बॉडी जो 10 मीटर पर सेकंड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब मैग्नीट्यूड सेम है 10 पर डायरेक्शन अपोजिट हो गई, एक ईस्ट हो गई एक वेस्ट हो गई। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्या बन गया, ये बन गया अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका नेगेटिव आता है इसमें, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अपोजिट डायरेक्शन को, और अपोजिट का मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा आपका अपोजिट के बाद में, तो यहां देखो, तो यहां से मैं अपोजिट वेक्टर को बोल सकता हूं, है ना। अपोजिट वेक्टर को जो है जो बोल सकता हूं कि ये दोनों जो हैं वो आपके मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में आपके अपोजिट होंगे, ठीक है। और इक्वल वेक्टर में क्या होता है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अपना कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर कौन सा होंगे, कोलिनियर वेक्टर मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर एक ही लाइन में जो आपके वेक्टर होंगे, है ना, या दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, या तो दोनों ए वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर भी इसी तरफ है ना। तो या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो या तो सेम डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए, और वो सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, पर होंगे एक लाइन में, इसी लाइन पे दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। और इसी लाइन में जो है वो ए वेक्टर इस तरफ है और दूसरा वेक्टर जो है इस तरफ है, तो ये ए वेक्टर जो है, ये बी वेक्टर जो है वो मेरे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही लाइन में है, बस इनकी जो अभी जो एंगल है वो 180 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के, है ना, एक इस तरफ है, तो जो ये एंगल है वो 180 डिग्री है, और यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन मतलब एंगल 0 है, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर वो होंगे जो एक ही लाइन के अलोंग होंगे, है ना, जो वेक्टर जो होंगे वो आपके सेम लाइन के अलोंग होंगे, इनकी जो डायरेक्शन होगी वो उसी लाइन में होगी, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे अपने, आ जाएंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो कोलिनियर बता रहा था आपका एक ही लाइन में होने चाहिए दोनों वेक्टर, तो कोप्लेनर क्या बताएगा, एक ही प्लेन में होने चाहिए। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होने चाहिए, तो दो वेक्टर, तीन वेक्टर जो है अगर सेम प्लेन में है तो वो कौन से हो जाएंगे, वो मेरे कोप्लेनर हो जाएंगे। तो सिंपल अगर बात करूं मैं तो ये x और y है ना, तो दो एक वेक्टर इस तरफ है, एक वेक्टर इस तरफ है, ठीक है।
तो ये दोनों वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ये अभी किस में, एक्स वाई प्लेन में, ये किस में, अभी एक्स वाई प्लेन में है। तो दोनों जो एक्स वाई प्लेन में है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी, इसकी डायरेक्शन कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों अभी जो है एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, आपके कोप्लेनर है। एक वेक्टर इधर और बना दूं सी वेक्टर, तो ये भी क्या है, एक्स वाई प्लेन में है। तो इस बोर्ड क्या है ना, ये जो बोर्ड है मेरा प्लेन है, तो इस बोर्ड में जितने भी वेक्टर बनाऊंगा वो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। वो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे, क्योंकि वो सारे जो है इसी बोर्ड के प्लेन में बनेंगे। तो ऐसे जितने भी वेक्टर्स होंगे आपके, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो सारे कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि एक ही प्लेन में मैं इनको बना रहा हूं। अगर मैं इसको ये कर दूं, है ना, अगर ये कर दूं मैं, ये वेक्टर इस डायरेक्शन, बाहर के डायरेक्शन में है, तो ये वाला वेक्टर जो वो आपका कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि ये मेरा इस प्लेन में नहीं आ रहा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए आपके एक्स कैप, ये आपके जो है यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप जो है, वो तीनों एक साथ जो है वो आपके कोप्लेनर वेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें से सिर्फ कोई दो जो है वो एक साथ, जो है वो कोप्लेनर हो सकते हैं। या तो आप आई जे की बात करो, या फिर जे के की बात करो, या फिर आई के की बात करो, दो जो है एक साथ जरूर जो हैं वो आपके कोप्लेनर हो सकते हैं, बट तीनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों में से कोई ना कोई एक जो है, ये आपका आई कैप, ये आपका जे कैप और के कैप। तो इसमें अगर आप एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो आई और जे जो होंगे आपके एक प्लेन में हो जाएंगे, पर ये जो के कैप है वो आपका तो जेड डायरेक्शन, मतलब बाहर के डायरेक्शन में हो गया, तो ये जो है इन दोनों के साथ में कोप्लेनर नहीं हो पाएगा। और अगर मैं जे और के की बात करूं तो मैं क्या ले लूंगा, वाई जेड प्लेन ले लूंगा। तो वाई जेड प्लेन में जो है वो जे और के जो है वो मेरे कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि वो सेम प्लेन में आ रहे हैं। जे भी जो है और के भी जो है वो आपका वाई जेड प्लेन में आ रहे हैं। पर अगर बात करें आई की, तो वो जो है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया। इसलिए तीनों एक साथ जो हैं वो कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे। पर कोई दो वेक्टर जो है वो हमेशा, कोई दो वेक्टर जो है वो हमेशा, है ना, कोई भी दो वेक्टर हो वो हमेशा कोप्लेनर वेक्टर जो होंगे, तीन जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कब हो सकते हैं, जब आपने उन तीनों को सेम प्लेन में बनाया है। और कब नहीं हो सकते, मतलब इस केस में नहीं हो सकते, जब वो तीसरा वाला जो है मेरे उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दो वेक्टर जो होंगे वो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, पर तीन जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे बनाया है, ठीक है। तो ये आपका कोप्लेनर हो गया। इसके बाद जो आता है वो टॉपिक आ जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं फटाफट से, क्या ना, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक है ना, टॉपिक्स है, ज़्यादा उसमें कोई थ्योरेटिकल पार्टी है, समझने वाली चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो है ना, ये तो सब वेक्टर की आपकी डेफिनेशंस है, आपको पता होना चाहिए आपको इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, लाइक क्या होता है, अनलाइक क्या होता है, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है, सब ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपना पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर, नाम से ये भाई पोजीशन वेक्टर, तो जैसा नाम वैसा ही काम, मोस्टली तो जो वेक्टर में वही है, जैसा नाम है वैसे ही काम हो रहा है। पोजीशन वेक्टर मतलब वो क्या करेगा, किसी भी वेक्टर की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये मेरा एक्स वाई प्लेन बना देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे कोई एक पॉइंट है, यहां पे कोई मेरा पॉइंट है, इसको मान लेता हूं P, इसको मैंने बोल दिया P, है ना। तो इस P वेक्टर की, इस P पॉइंट की डायरेक्शन जो शो करेगा, इस P की जो पोजीशन को बताएगा, वो मेरा क्या होगा, वो मेरा पोजीशन वेक्टर होगा। इस P की जो पोजीशन को बताएगा वो मेरा क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। तो वेक्टर के जो अपन डायरेक्शन बताते हैं वो है ना, उसके लिए अपन रेफरेंस लेते हैं ओरिजिन को 0,0 को, है ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया और यहाँ पे इसका डायरेक्शन बना दी, यहाँ डायरेक्शन बता दी। तो ये मेरा बता रहा है इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये मैंने बोल दिया कोई आर वेक्टर है, ये मैंने कोई बोल दिया आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो इसकी लेंथ हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी ओ से पी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी ओपी। तो ये ओपी वेक्टर जो हो जाएगा वो है ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड दे देगा, और इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी वो इसके अलॉन्ग हो जाएगी, है ना। ऐसे ही मैं बोल देता हूँ यहाँ पे कोई मेरा जो है वो पी डैश वेक्टर है ना, मतलब ये पी डैश कोई पॉइंट है, मुझे इसकी पोजीशन बताने की, इसकी पोजीशन क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अपन पोजीशन वेक्टर्स बता सकते हैं। तो यहाँ से मेरा ओ पी डैश जो है वो वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर, क्योंकि वो पी डैश की पोजीशन बता रहा है, पी डैश की पोजीशन बता रहा है कि पी डैश जो है वो इस डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो इतना मैग्नीट्यूड है, इसकी लेंथ के बराबर इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये इसका पोजीशन बताया। जैसे इसका अपन लेते हैं कोई एग्जांपल, जैसे मैंने एक बोल दिया कि कोई पॉइंट है 2,3,4
2,3,4 ये कोई पॉइंट है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये 2,3, पॉइंट जो है इसको इसकी पोजीशन बताने वाला इस पॉइंट, जैसे बोल दिया मैंने एक कोई पी पॉइंट है 2,3,4 वाले है ना, किसी स्पेस में 2,3,4 आपके कोऑर्डिनेट में यहाँ पे है इसके, और बोला है कि इसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, सिंपल। तो ये x में 2 है, y में 3 है और z में 4 है। तो इसकी जो p वेक्टर हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। अपन ने क्या किया, साथ में इसका मैग्नीट्यूड तो है ही है, ये रहा मैग्नीट्यूड तो है ही है, इसको अपन ने यहाँ से उस पॉइंट तक जोड़ दिया, यहाँ से है ना, सेंटर से उसकी जो है उसकी पोजीशन बता दी कि ये जो है वो x में जो है वो ओरिजिन से 2 आगे है, y में जो है वो आपका 3 ऊपर है, और z में जो है वो आपका बाहर की तरफ जो है वो 4, मतलब z डायरेक्शन ओरिजिन से जो है वो 4 यूनिट आपका आगे है। तो ये i, j और k इसकी डायरेक्शन बता दी। तो कुल मिला के जो है अपन ने उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, इसकी पोजीशन को जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये जो होता है मेरा क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं P से O का अगर मैं ये लेता हूँ, P से O का वेक्टर लेता हूँ, तो P से O का वाला वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो जाएगा मेरा P से P डैश का जो वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये मेरा P डैश जो वेक्टर है ना, जो क्या है, तो ये अगर R है तो ये R डैश वेक्टर है, तो ये हो जाएगा R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। तो इसमें दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट बता दिया, इसने दोनों पॉइंट के बीच का आपका डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि R डैश वेक्टर आपका ये वाला पोजीशन वेक्टर, P डैश का पोजीशन वेक्टर, और R वेक्टर जो है वो मेरा P का पोजीशन वेक्टर है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों का है ना, दोनों का जो है आपका डिफरेंस जो है वो मुझे क्या दे रहा है, मुझे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। इसके लिए अपने एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल लेते हैं। कोई बॉडी जो है 1,2,3 से आपका 2,4,5 पे जाती है। कोई बॉडी जो है मूव किया आपका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव में किया है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका मूव किया, तो बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ इसका। कोई बॉडी जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव की है, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। तो A से B बॉडी मूव किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना आराम से बता सकते हैं। पहले दोनों का पोजीशन वेक्टर लिख दो। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इस A पॉइंट की जो पोजीशन जो बताएगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। तो वो अगर मैं A वेक्टर की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये उसने A पॉइंट की डायरेक्शन बता दी, है ना, कहाँ से, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है उसने डायरेक्शन बता दी कि ये x में जो है आपका 1 आगे है, 2 ऊपर है और 3 आपका z डायरेक्शन में है। तो ये इसकी i, j और k लगाने से उसकी आपका ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। ऐसे उसने B वेक्टर का आपको पोजीशन बता दी कि वो जो है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये जो है वो A और B की पोजीशन वेक्टर आ गया है। और आपको निकालना है ए बी वेक्टर, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो इसका आ जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर। क्या हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर दो, है ना, सॉरी ये जो हो जाएगा इसके हो जाएगा वो हो जाएगा बी माइनस, है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बाद वाला माइनस पहले वाला, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यहाँ से यहाँ तक इसको माइनस कर दिया, है ना। कोई बॉडी जो है पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे आ गई, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर करना है ना, तो ये जो हो जाएगा वो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। बॉडी यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ मूव कर गई, यहाँ पे थी और यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो ये तो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पहले वाला ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर, तो बी माइनस ए करूंगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बी माइनस ए कर देता हूँ, 2 - 1 1i कैप, 4 - 2 2j कैप प्लस का 2 - 1 1i कैप, 4 - 2 2j कैप प्लस 5 - 3 2k कैप। ये लो, ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बी वेक्टर माइनस है, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 5 - 3 2k कैप।
है ना, आई कैप जे कैप, ये इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस तरीके से जो है वो अपन पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता सकते हैं। पोजीशन वेक्टर तो उन पर्टिकुलर पॉइंट्स की, है ना, उन पर्टिकुलर पोजीशन की जो है वो बता देगा कि ये जो है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना आगे है, इसकी पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, दो वेक्टर को आपस में माइनस करके ये हो जाएगा अपना आर डैश माइनस आर वेक्टर। ये तो ये जो हो गया ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया कि बॉडी जब यहाँ से यहाँ मूव करेगी तो इसका क्या हो जाएगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर जो है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्प्लेस हो गई है, ठीक है, और डायरेक्शन जो हो जाएगी पर्टिकुलर ये आ जाएगी आर डैश माइनस आर की, ये पर्टिकुलर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये जी, तो ये हो गया अपना पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन एंगल ऑफ वेक्टर, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, ये ए वेक्टर है, ये अपना मान लेते हैं ये बी वेक्टर है, ये अपना बी वेक्टर है, ये एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है। इसके पीछे एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है अपन को कुछ 2-3 स्पेशल जो पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। पहला सिंपल से पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है कि मैं किसी भी वेक्टर को जो है पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं, किसी भी वेक्टर को जो है पैरेलली शिफ्ट कर लेता हूं बिना उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए, बिना उसके डायरेक्शन चेंज किए। मैं किसी वेक्टर को स्पेस में कहीं भी ले जा सकता हूं, है ना। कोई वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया, ये वेक्टर बनाया है, ये कोई ए वेक्टर है, तो उसको उठा के मैं इसके बिना डायरेक्शन चेंज किए, ये इसके डायरेक्शन में ऐसी रहनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इतना रहना चाहिए, तो इसको मैं उठा के कहीं भी ले जा सकता हूँ। मतलब मान लो ये मार्कर मेरा एक वेक्टर है, तो इसको मैं ऐसे किस तरह मूव करा सकता हूँ, इसका ये है ना, ये पॉइंट हमेशा ऊपर होना चाहिए और यही, तो इसको मैं पैरेलल किधर ही शिफ्ट कर सकता हूँ स्पेस में मैं पैरेलल इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ पे ला सकता हूँ, यहाँ ला सकता हूँ, यहाँ ला सकता हूँ, बिना इसकी डायरेक्शन चेंज किए। इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ ही होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड उतना नहीं होना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर को जो है अपन पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए। अगर क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, तो डायरेक्शन को नहीं छेड़ना है और उसको बाकी पैरेलली कहीं भी शिफ्ट, है ना। इसको उठा के यहाँ रख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाएगा। इसको उठा के पीछे ले लो तो पीछे आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ रख दो तो यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्शन हमेशा वही होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। और जो वेक्टर को अगर कहीं भी वेक्टर को रोटेट करते हैं, तो अगर आपने 360 डिग्री रोटेट किया है, 360 डिग्री या फिर इसको अपन 2 पाई भी बोलते हैं, इतना रोटेट किया तो वेक्टर सेम रहता है। अगर इसके अलावा कोई अगर आपने, है ना, जैसे आपने पाई डिग्री इसको घुमाया तो ये वेक्टर था, ये वेक्टर ऐसा था, इसको आपने 180 घुमा दिया तो ये वेक्टर इस तरफ हो गया, वेक्टर चेंज हो गया। तो इसको अगर 360 2 पाई के अलावा अपन इसको रोटेट करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो वो चेंज हो जाता है। तो कोई वेक्टर इस तरफ है, इसको 360 घुमाना मतलब इसको ऐसे घुमा के वापस वो एक सर्कल बाद में वापस यहाँ लाया, तो इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी उतना ही है, तो ये चेंज नहीं होगा। अगर इसको आपने 90 डिग्री घुमाया तो क्या होगा, यहाँ से आपने ऐसे कर दिया तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो इसकी पहले डायरेक्शन इस तरफ थी, अब इस तरफ है, वेक्टर चेंज हो गया है। तो वेक्टर का मेन ही मतलब है डायरेक्शन से, तो डायरेक्शन चेंज होती है, वेक्टर चेंज हो गया। तो इसको अगर 360 या 2 पाई के अलावा मैं किसी भी एंगल पे घुमाऊंगा तो वो जो है मेरा वेक्टर चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ये दो वेक्टर्स है, इनके पीछे एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए पहली कंडीशन है अपना दोनों वेक्टर्स के बीच, है ना, ये जो अपना एरो होता है इसको बोलते हैं हेड, और जो ये पीछे का पॉइंट होता है इसको बोलते हैं टेल, है ना। तो दोनों वेक्टर्स की जो टेल्स है वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए, है ना। ये वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो इनकी टेल से टेल कनेक्ट होनी चाहिए। ये हेड जो है वो ये हो गए, और टेल दोनों की कनेक्ट होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा, भाई एक एंगल आपका ये वाला भी और एक एंगल ये वाला भी है, तो जो स्मॉलर एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे लेना छोटा वाला, है ना। दो वेक्टर को जब मैं टेल से टेल कनेक्ट करूंगा, तो दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वो मेरा क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ये करना है यहाँ पे, तो देखो क्या करना है। तो ए वेक्टर ये है, ए वेक्टर ये है। अब ये इसकी टेल से इसका हेड कनेक्टेड है, तो अभी मेरा ये एंगल जो होगा वो मेरा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हेड है वो टेल से कनेक्टेड है। कंडीशन क्या है, दोनों की टेल कनेक्टेड होनी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, या तो इसको जो है थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो, क्योंकि मैंने भी बताया था किसी भी वेक्टर को जो पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूं, तो इसको उठा के मैं अगर नीचे ले आऊं तो ये किधर आ जाएगा, ये ए वेक्टर उधर ही है। इसको उठा के अगर नीचे शिफ्ट कर दूं तो ये मेरा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अगर बी।
इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं किया, तो अपन को डायरेक्शन चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको पैरेलली शिफ्ट किया है, पैरेलली शिफ्ट किया और इसकी टेल को टेल मिला दी। अब ये वाला एंगल जो है स्मॉलर एंगल, ये अगर ये एंगल लेता हूं तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलर जो एंगल है ये वाला, ये मेरा एंगल थीटा जो है वो दोनों बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस ए को भी शिफ्ट कर सकता हूं। अगर मैं इस ए को यहां से उठा के अगर यहां पे ले आऊं, ए को यहां से उठा के बिना इसको चेंज किए पैरेलली यहां पे शिफ्ट कर दूं, तो भी मेरा जो होगा वो एंगल सेम ही आएगा, यही आने वाला है, थीटा आने वाला है, ठीक है। जैसे अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक ये और एक ये, है ना। ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ये एंगल मेरा 30 डिग्री, आप इसको चलो कोई नहीं 30 रहने दो, ठीक है। ये मेरा आ गया 30 डिग्री है। तो क्या ये दोनों एंगल के बीच का एंगल है? नहीं। क्या ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? कि ये मेरा 30 डिग्री जो है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ये जो बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इन दोनों के हेड और टेल कनेक्टेड है, दोनों की टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको एंगल निकालना क्या करना पड़ेगा? आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये जो डैश लाइन जो है उसी में मैं आगे अगर शिफ्ट करूँ और यहाँ पे अगर ये बी है मेरा बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, तो ए वेक्टर क्या किया मैंने? आगे शिफ्ट कर दिया। ए वेक्टर को जो है यहाँ पे था मेरा, उसको आगे शिफ्ट कर दिया। अब दोनों की टेल से टेल मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल मैंने आपको दे रखा था 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 150 डिग्री। 150 प्लस 30 तो होगा आपका 180, है ना। तो एक लाइन पे जो है वो आपका 180 एंगल बनता है, तो ये हो गया मेरा 150 डिग्री। तो ये 150 डिग्री जो है वो है मेरा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो मेरा 150 डिग्री है, ना कि 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में जो है वो दोनों के वेक्टर की टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है आपको दोनों वेक्टर को अगर बीच में एंगल निकालना, तो पहले इनको देखो कि दोनों वेक्टर के बीच को टेल टू टेल कनेक्ट है कि नहीं है। अगर टेल कनेक्टेड है तो उनके बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो मेरा जो थीटा होगा वो 0 से बड़ा या फिर 180 छोटा, तो हमेशा ये आएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। 0 कब होगा? जब दोनों सेम हो, जब दोनों पैरेलल हो, है ना। तो अगर मैं इसके टेल से टेल मिलाऊंगा तो ये वेक्टर जो है इसके ऊपर ही आ जाएगा। तो टेल मिलाऊंगा तो ये इन दोनों के बीच का एंगल जो है 0 आ जाएगा। और 180 कब होगा? जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, है ना। तो ये टेल टू टेल मिलाई, एक इस तरफ है, तो ये एंगल जो बनेगा वो 180 बनेगा। और उसके अलावा जो है कुछ भी होगा तो इन दोनों के बीच में ही आने वाला है, ठीक है। तो कंडीशन सिंपल से याद रखनी है, दो वेक्टर जो है उनके टेल से टेल मिला दो, जो स्मॉलर एंगल है वो अब नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, वो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। फिर अपना एक छोटा सा टॉपिक और है वो देख लेते हैं, वो है अपना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो अपने क्या है कि बहुत काम का चीज़ है, इसलिए थोड़ा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये क्या बोलता है? तो ये सिंपल सा बोलता है, मतलब कोई वेक्टर जो है ना, उसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, उसके कितने कंपोनेंट आप कर सकते हो वो आपको बता। रिजोल्यूशन जैसे कोई वेक्टर ये है ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इसके आप कितने कंपोनेंट कर सकते हो? तो इसके आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं, इसके आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर के जो है वो आप इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। पर अपन जो है अपने फिजिक्स में जो है अपन 2 या 3 कंपोनेंट करते हैं। तो ज़्यादातर 99% केस में अपन किसी वेक्टर के जो 2 कंपोनेंट ज़्यादा करते हैं, है ना। एक अपन एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक अपन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं। ये अपन मैकेनिक्स में खूब करते हैं। तो क्या करना है अपन को? ये जो मेरा ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसका जो ये है ना, एक कंपोनेंट में ये जो एंगल अगर थीटा है तो इसका अगर एक कंपोनेंट में करूँगा ये आएगा, और एक कंपोनेंट जो करूँगा वो मेरा इस डायरेक्शन में आएगा ना। तो इसके अगर किसी वेक्टर के अगर मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर 2 कंपोनेंट करने हैं, तो वो अपन वो हम कैसे करेंगे? तो ये ए वेक्टर है, इसका एंगल के डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना ए एक्स वेक्टर, जो हो जाएगा मेरा ए कॉस थीटा, है ना। ये जो एक्स डायरेक्शन का जो कंपाउंड हो जाएगा, ए का जो एक्स डायरेक्शन कंपाउंड हो जाएगा ये वाला, वो हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड होगा ए कॉस थीटा। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा यहाँ से यहाँ तक का वो जाएगा ए कॉस थीटा। वो अपन कैसे निकाल? वो सिंपल निकाल सकते हैं एंगल से। ये क्या हो गया? अपना बेस हो गया भैया। इसको अगर एक ट्रायंगल मानूं तो ये एंगल जो है, एंगल जिसमें बना तो उसको बेस बोलते हैं। तो ये बेस हो गया, तो ये मेरा हो गया मेरा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा इक्वल टू बेस है, बेस मुझे निकालना है मेरा ए एक्स,
हाइपोटेनस है मेरा ए वेक्टर, सॉरी ए से मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा जो है, ए कॉस थीटा जो है वो मेरा ये कंपाउंड हो जाएगा। तो इसका हमेशा इस डायरेक्शन में, एंगल के डायरेक्शन में हमेशा जो भी कंपाउंड होगा वो हमेशा कॉस थीटा वाला आएगा, और इसके अपोजिट मतलब ये वाला कंपाउंड जो होगा, जो मेरा वाई एक्सिस पे आ रहा है अभी, वो हो जाएगा मेरा ए वाई, वो हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, क्योंकि इस बार मैं ये निकाल रहा हूँ, इस बार मैं ये ए वाई निकाल रहा हूँ, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है। तो जब मुझे बेस वाला निकालना होता है तो मैं कॉस थीटा यूज करता हूँ, परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो मेरा साइन थीटा होता है। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो है वो मेरा साइन थीटा होता है, इसलिए ये ए साइन थीटा आया है। ठीक है, तो ये मेरा ए एक्स वेक्टर और ये ए वाई वेक्टर। तो ए वेक्टर जो होगा वो मेरा क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, क्योंकि इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट जो वो आपका एक्स डायरेक्शन में है और वाई वाला कंपोनेंट जो आपका वाई डायरेक्शन में है, तो इसको आई कैप और जे कैप मेरे डायरेक्शन बताता है कि इसका एक्स वाला कंपोनेंट जो है वो आई डायरेक्शन में और वाई वाला जो है वो आपका जे डायरेक्शन में है। तो ये कंप्लीट वेक्टर जो है वो मेरा ये हो गया। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना कि ए मॉड जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। मतलब क्या करना है, ए कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वापस से जो है कट के ए ही आने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर अपन करते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स और ए वाई के मैग्नीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, जो अपन इसे कंपोनेंट किए हैं, दो कंपोनेंट किए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस पे दूसरा आपका वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इनका जो आपको मैग्नीट्यूड निकालना मुझे ए वेक्टर का, तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर करके सम करके उसका अंडर रूट करते मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो वो मेरा ये आ रहा है, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आके बाहर ए आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो इसलिए आपका साथ में 1 का रूट आ जाएगा, तो वो आपका सिंपल ए ही आने वाला है। तो इसके बराबर ही आने वाला है, क्योंकि आपने इसी के तो कंपाउंड किए हैं, इसी के तो कंपाउंड किया, तो सब कुछ है ना, इसके बराबर ही आएगा। तो फिजिक्स में जो है अपने इससे बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्यों, क्योंकि अपन जैसे ये कोई आपका 10 kg का कोई ब्लॉक है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री पे, तो अपन इसके कंपाउंड करते हैं, है ना। अपन एक आपका फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा एफ कॉस 30 और ये हो जाएगा आपका एफ साइन 30। तो इस तरीके से जो है अपन फोर्स के दो कंपाउंड करते हैं और फिर उससे जो है इक्विलिब्रियम निकालते हैं। अगर इस पे नीचे लग रहा है नीचे mg लग रहा है और इधर अगर फ्रिक्शन वगैरह लग रहा है, तो अपन फ्रिक्शन को एफ cos 30 के बराबर करते हैं, mg को जो है f sin 30 के बराबर करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एप्लीकेशन आते हैं अपने मैकेनिक्स में, तो कंपाउंड करना अपना आना चाहिए। तो ये अपना कंपाउंड अपने किया, वो आपने किया 2 डायमेंशन में, 2D में किया, ये अपने 2 डायमेंशन में किया है, सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में किया है। इस तरीके से आप जेड में भी कर सकते हैं इसमें, है ना, इस तरीके से आप जेड में भी कर सकते हो। उसमें आपको 3 कंपाउंड हो जाएंगे, ए एक्स, ए वाई और ए जेड आ जाएगा, ए एक्स भी आ जाएगा, ए वाई भी आ जाएगा, ए जेड भी आ जाएगा। तो मेरा जो ए वेक्टर बनेगा वो क्या आ जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ये जो आ जाएगा वो मेरा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता देगा कि वो एक्स में इतना है, वाई में इतना है, जेड में इतना मैग्नीट्यूड। और इसका अगर मॉड निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वही करूँगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये मुझे इसका मैग्नीट्यूड दे देगा और ये इसका वेक्टर फॉर्म ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं 3 के भी जो ना उसके 3 कंपाउंड भी कर सकता हूँ, जो तीनों एक दूसरे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और 2 वाले जो होंगे बहुत ज़्यादा अपने यूज आते हैं, एक्स कंपाउंड और वाई कंपाउंड वाला। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो अपना ये वेक्टर के, है ना, टाइप्स ऑफ वेक्टर का वाला पार्ट हो गया, है ना, आपको रेजोल्यूशन वाला पार्ट हो गया, और जो है वेक्टर क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन वगैरह कर लिया। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स जो हैं वो भी अपन आज समझ लिए हैं। नेक्स्ट जो है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।